हाँ जी, तो आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। ये वीडियो इस सीरीज़ की छठी वीडियो है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने इनकम मेथड तक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था और आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इनकम को निकालना है, आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो, तो उस देश में जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सबको काउंट कर लो, उन सबको जोड़ लो। जैसे ही आप किसी कंट्री की टोटल एक्सपेंडिचर को, टोटल खर्चे को जोड़ लेते हो, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से उस कंट्री की नेशनल इनकम निकाल सकते हो। अब एक चीज समझना कि अगर मैं किसी भी कंट्री के एक्सपेंडिचर्स को, खर्चों को जोड़ता हूं, तो उससे इनकम कैसे आएगी, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको समझते हैं ताकि बाद में हमें ये मेथड समझने में आसानी हो। जस्ट एज्यूम करना कि एक कंट्री है और उस कंट्री में बस दो लोग रहते हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए के पास, लेट्स से सपोज करो इनके पास एक 500 रुपए का नोट है और मिस्टर बी की एक शॉप है और इस शॉप पे लेट्स से ये दूध बेचते हैं। इनकी एक दूध की दुकान है, ये मिल्क सेलर है। ठीक है, अब मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी से दूध बाय करने आते हैं और मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर ए को ये दूध सेल कर देते हैं। जब मिस्टर बी ने दूध सेल किया तो उसके बदले मिस्टर ए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पेमेंट करने वाले होंगे और मिस्टर बी ने ये 500 रुपए का नोट अपने पास से निकाल के किसको ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे सोचना, जब मिस्टर बी ने खर्चा किया था तो इस खर्चे की वजह से क्या कहीं पे कोई इनकम जनरेट हुई है क्या? ऑब्वियसली सर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मिस्टर बी को 500 रुपए की इनकम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने इस 500 रुपए का खर्चा किया था। तो एक बात आप समझना कि किसी भी इकोनॉमी में जब एक पर्सन कोई खर्चा करता है तो वो सेम खर्चा किसी दूसरे पर्सन के लिए इनकम की तरह काम करता है। ठीक है, तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकम मेथड को डिस्कस किया था, जहां पे मिस्टर बी एक बिजनेस कर रहे हैं दूध बेचने का, तो इनकी इनकम जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट होती थी इनकम मेथड में। अब हम लोग इसी सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, हम लोग खर्चा करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। ठीक है, और आप देखोगे कि चाहे आप मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो या मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, टोटल जो इनकम जनरेशन है वो 500 रुपए ही आएगी। कैसे? मिस्टर बी की कमाई कितने रुपए की हुई है सर? 500 की। या मैं आपसे कहूं कि मिस्टर ए ने खर्चा कितने का किया है सर? 500 का। तो दोनों ही केस में आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए नेशनल इनकम आप किसी भी मेथड से निकाल लो, आप चाहे प्रोडक्शन मेथड फॉलो कर लो, आप चाहे इनकम मेथड फॉलो कर लो, या आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो कर लो, तीनों ही मेथड से आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने का लॉजिक क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना, ये किसी भी इकोनॉमी में टोटल 4 डिवीजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मेथड क्या करता है, ये किसी भी इकोनॉमी का टोटल 4 डिवीजन करता है। ठीक है, जो पहला ग्रुप होता है एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, वो होता है प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का, हाउस होल्ड्स का, मेरे और आपके जैसे लोगों का। ठीक है, इनको ये एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है वो होती है सरकार। सरकार भी बहुत सारे खर्चे करती है, रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, लोगों को जॉब्स देना, इस तरह की चीजें। तो जो खर्चा सरकार करती है उसको ये मेथड बोलता है GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद देश में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी होती हैं, इस खर्चे को ये मेथड बोलता है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके बाद आप लोग देश से बाहर हम लोग सामान बेचते भी हैं, यानी एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, और हम लोग बाहर के देशों से, दूसरे कंट्रीज से सामान खरीदते भी हैं, यानी कि इंपोर्ट्स भी करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन ये मेथड फॉलो फॉलो करता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस एम यानी कि इंपोर्ट्स। तो अगर मैं किसी भी कंट्री में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लूं और नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लूं, और इन चारों को निकाल के जोड़ दूं, तो मैं कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियसली इन चारों को जोड़ के नेशनल इनकम नहीं आती है, हमें बाद में कुछ और कलेक्शन करनी पड़ती है, बट इन चारों को निकाल के आप नेशनल इनकम के काफी पास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार नोट्स पे चलते हैं और वहां पे एक बार रीड करते हैं इस चीज को। ये देखें, तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें 4
लोग हैं जो खर्चा करते हैं। कौन कौन होते हैं वो? हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड खर्चा करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी, गवर्नमेंट के लिए जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, देखो इन चार खर्चों के नाम ये रहे, मैं लिखे हुए पीएफसी, जीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो जब मैं इन चारों चीजों को जोड़ता हूं तो मैंने क्या कहा था कि हम नेशनल इनकम के काफी पास पहुंच जाते हैं। इनको जोड़ के क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। जब मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगा? जीडीपी एट एमपी। देखें प्लीज यहाँ पर, जब हम आप इन चारों को जोड़ते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अब अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो इसका कोड क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। करेक्ट। अब देखो अगर मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है, यानी कि मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है, सॉरी, अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है और मैंने जीडीपी एट एमपी निकाल रखा है, और मैंने जीडीपी एट एमपी निकाल रखा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन। करेक्ट। तो कैसे करते हैं कन्वर्जन? हमने पहले सीखा था। एक एक करके देखो। अपने पास ग्रॉस है, हमको नेट चाहिए, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है डेप्रीशिएशन। गुड। इसके बाद अपने पास डोमेस्टिक है, हमको नेशनल चाहिए, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है एनएफआईए। ये जो प्रोडक्ट है ये तो हमेशा ही सेम होता है, आपको हमने पहले डिस्कस किया था। और फिर मेरे पास है मार्केट प्राइस, मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे ही मैं इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा क्या निकल के आएगा? जीडीपी एट एमपी। और इस जीडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, एनएफआईए को प्लस कर दूं, और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एफसी। और इसी एनएनपी एट एफसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। गुड। तो देखो ये अपना कंप्लीट एक्सपेंडिचर मेथड है, बस इतनी चीज। पर क्या आपको लगता है कि एग्जाम में इतना सिंपल आएगा कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पीएफसी का अमाउंट बता देगा, जीएफसी का अमाउंट दे देगा, जीडीसीएफ का अमाउंट और नेट एक्सपोर्ट का अमाउंट, और ये सारे अमाउंट लिखे होंगे इसी नाम से, बस आपको प्लस माइनस करना और सोल्यूशन निकाल लेना है। इतना इजी आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, पर एग्जामिनर खेलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पीएफसीई के भी बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जीएफसीई के भी बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जीडीसीएफ के भी बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें इनके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि पीएफसी के कंपोनेंट्स अगर आते हैं तो हम पहचान पाए और उनको जोड़ के पीएफसी निकाल पाए। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो पहला आइटम क्या है सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। देखो जब पीएफसी की हम बात करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो ये कौन सा ग्रुप होता है? ये इकोनॉमी में ऐसे लोग हैं जो सरकार नहीं है, सरकार के अलावा प्राइवेट लोग, यानी कि हाउस होल्ड्स। तो जो हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके बस दो ही कंपोनेंट्स हैं पीएफसी के, एक जो हाउस होल्ड्स ने खर्चा किया है वो, और एक कुछ ऐसे प्राइवेट एनजीओज हैं जो हाउस होल्ड के लिए काम करते हैं। तो एक जो हाउस होल्ड ने खुद खर्चा किया है वो खर्चा, प्लस कुछ ऐसे प्राइवेट एनजीओज जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, सर्विंग हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के टोटल खर्चे को निकाल के जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो क्या निकल जाएगा? टोटल पीएफसीई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार नोट से रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पे आओ, ये देखो हम जीडीपी एनएनपी निकाल लेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनएफआईए प्लस और एनआईटी माइनस, तो क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एफसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब पीएफसी कैसे निकलेगा? पीएफसी पहली बात देखो होता क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स, यानी घरेलू लोगों के द्वारा, आपके और मेरे से आम लोगों के द्वारा किए गए खर्चों की बात करता है ये, एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन? एक तो जो हाउस होल्ड्स ने फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्चा किया है वो, प्लस जो प्राइवेट एनपीओज ने खर्चा किया है जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा? पीएफसीई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट कंपोनेंट देखो जीएफसीई, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक बात, एक चीज आगना कि 99% केसेस में आपको जीएफसीई का अमाउंट हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि इसको निकालना काफी टफ है, काफी ट्रिकी है। ठीक है,
बट फिर भी उस 1% कंडीशन के लिए जब ये एग्जाम में ना दिया हो हमें डायरेक्टली, हमें इसके कंपोनेंट्स दिए हो, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक बार जीएफसी के फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जीएफसी का मतलब क्या, वही सेम बात, ये किसका खर्चा है, गवर्नमेंट का खर्चा है। तो जो खर्चे सरकार करती है उसको अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, जीएफसी। देखो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग सरकार जो खर्चे करती है उन सारे खर्चों को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, जीएफसी। अब ये खर्चे कौन कौन से होते भैया, तो इसके देखो बहुत बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स हैं, बस देख लो। पहला होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, आपको इसी नाम से क्वेश्चन दिया हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार ने जो कंजम्पशन पे खर्चा किया है वो, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो अपने सरकारी कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन पे किया है उनको जोड़ लेंगे, प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड काउंसलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, मतलब कि जो हमारे देश से बाहर हमारे देश की एम्बेसीज और काउंसलेट है, एग्जांपल यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने अपने वहां पे स्टाफ को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे किए होंगे, तो उन खर्चों को भी हम इसमें काउंट करेंगे क्योंकि ये खर्चा भी सरकार का ही खर्चा होता है, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय जनरल गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके इनकम कमाती है उसको माइनस कर देंगे तो सरकार का टोटल खर्चा निकल जाएगा। वैसे एक बात ध्यान रखना कि जीएफसी 99% केस में क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ, आज तक बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे, शायद आपके बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जहां पे जीएफसी के कंपोनेंट दिए हो, बट फिर भी फॉर दैट 1% कंडीशन कि कभी एग्जामिनर का मूड खराब है, वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछने के मूड में, सीबीएसई वैसे भी आजकल काफी ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि जीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो थर्ड पॉइंट क्या था, हमने पढ़ लिया 2 पॉइंट्स, हमने पीएफसी को डिस्कस कर लिया, हमने जीएफसी को डिस्कस कर लिया, अब है जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो भैया जीडीसीएफ कैसे आता है, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पहले तो यार ये कैपिटल फॉर्मेशन शब्द का मतलब समझो, कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट्स ओनली, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जीडीसीएफ के पास दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जीडीसीएफ के पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है भैया चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और दूसरा होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अब तुम नाम से घबराना नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको सिंपल ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि मुझे किसी भी कंट्री में होने वाली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के खर्चे काउंट करना है। अब ये फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, देखो आपके जैसे और मेरे जैसे आम लोग, हम लोग कैसा खर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, हम लोग घर लेते हैं, राइट, सरकारें कैसा खर्चा करती हैं, वो रोड्स और डैम्स बनाती हैं, तो इन्हीं सब इन्वेस्टमेंट को अगर मैं काउंट कर लूंगा तो क्या कहलाएगा वो, जीएफसीएफ यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, देखो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इट मींस कि आपने पूरे साल में कुछ प्रोडक्शन करी है और वो प्रोडक्शन अभी बिकी नहीं है, बच गई है, तो इस केस में वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही काउंट होता है, ठीक है। तो अब एक बार नोट्स पे देखो, तो अपने पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक ओनली, और ये कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जो ये था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, सिंपल भाई देखो जो कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई है, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, आपके मेरे से लोग घर बनाने के लिए सरकारें इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है, तो देखो वही चीजें, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग खर्चा करते हैं घर बनाने के लिए, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या जो सरकारें खर्चा करती हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, रोड्स डैम्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं से एक बार ठीक करता हूँ, जस्ट मिनट रुकना, देखो तो ये जो बिजनेस के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा करते हैं, अब बिजनेस के लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं भैया, मशीनरी खरीदते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं ना, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, इस तरह की चीजें, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं क्या निकल के आ जाएगा, जीडीसीएफ। और जो लास्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट, वो तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली देगा हमेशा द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट, या आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्सपोर्ट्स की, आपको वैल्यू मिल जाएगी इंपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं,
और आप अगर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर दो तो क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड में 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है पीएफसी, दूसरा होता है जीएफसीई, तीसरा होता है जीडीसीएफ और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। और पीएफसी के भी मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने, जीडीसीएफ के भी मल्टीपल कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दिए, जीएफसीई के भी कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दिए और नेट एक्सपोर्ट्स की भी। जब मैं इन चारों को जोड़ता हूं तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, जीडीपी एट एमपी। और इस जीडीपी एट एमपी में जब मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, ठीक है, और एनएफआईए को प्लस कर दूं और एनआईटी को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, नेशनल इनकम। तो देखो ये मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड था कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप यार आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ हेल्प हुई, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, अब ये चैनल बहुत नया है, मुझे आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है यार, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर करना। और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बिंदास कमेंट कर दो यार, मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। और अब देखो हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, तो हमने ओवरऑल नेशनल इनकम की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी कवर कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनी एंड बैंकिंग को रिवाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनिकेत चौबे साइनिंग ऑफ।